दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा सब लोग बढ़िया होंगे। हमने पीछे वाले वीडियो में CUET के हिंदी के 25 क्वेश्चन पार्ट बी के हल कर लिए थे। आगे के 25 क्वेश्चन यानी 50 तक पहले हो गया था। जो शुरू से 25 क्वेश्चन जो जर्नल के होते हैं उनको मिला करके 50 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिए थे। अब आगे के पार्ट में 51 से हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कालक्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम। ये जो आचार्य हैं इनको जो है सही क्रम से लगाना है जन्म तिथि के आधार पर। पहले किसका हुआ, फिर किसका हुआ, फिर किसका हुआ, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें सबसे जो पहले जिनका जो है सबसे पहले शुरू के हैं वो हैं भरत मुनि। भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं। कब के हैं? दूसरी सदी के हैं। तो नंबर 1 में कौन से आ जाएंगे ऑप्शन में? सबसे पहले हैं देखिए ये भरत मुनि। फिर कौन है भरत मुनि के बाद? भरत मुनि के बाद हैं भामह। भामह का समय क्या है? छठी शताब्दी। ठीक, छठी सदी है। और इसके बाद आते हैं देखिए फिर हैं वामन। वामन का समय क्या है? वामन का समय है 8वीं सदी। नंबर 1 में भरत मुनि, फिर हैं भामह, फिर आ गए वामन। वामन का कब है? 8वीं में। ठीक, वामन का 8वीं में है। इसके बाद कौन है? इसके बाद आएंगे देखिए आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन का टाइम क्या है? 9वीं शताब्दी। ठीक, आनंदवर्धन के बाद बचे कौन? अभिनव गुप्त का टाइम है 10वीं सदी। ठीक, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले कौन आए? भरत मुनि। तो डी किस में है? डी है देखिए, डी हमारा है सिर्फ एक ही में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में है देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह पंक्ति है किसकी? यह पंक्ति है जायसी की। किसकी पंक्ति है? जायसी की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। इसमें कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। पहले कथन में क्या कह रहा है? तुलसीदास रचित कवितावली की भाषा ब्रजभाषा है। बिल्कुल सही है। तुलसीदास ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ रीति कवि हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहली बात तो वे रीति कवि नहीं थे, भक्ति काल के कवि हैं। कब के हैं? कब के कवि हैं? भक्ति काल के। इसमें कह दिया है कि ये रीति काल के हैं, तो वैसे ही गलत हो गया। तो पहला नंबर वाला सही है और दूसरा कथन गलत है। अब देखिए ऑप्शन में कौन सही है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नंबर 3 में है कौन? तीसरा नंबर। ठीक, आइए अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर में क्या कह रहा है? 54 नंबर में कह रहा है बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहित भी। उक्त कथन किस रचना की भूमिका का अंश है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें देखिए भूमिका से प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए पहला ऑप्शन कौन सा है? चंद्रगुप्त, आषाढ़ का 1 दिन, तीसरा है भारत भारती और चौथा है संस्कृति के 4 अध्याय। तो देखिए आप सोचिए इसमें क्या कह रहा है कि बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति हमारे पूर्वजों की बात बताई गई हो, अर्वाचीन अवनति और इस समय जो है वो हमारी किस प्रकार से हमारा पतन हो रहा है इसको बताया गया हो, भविष्य के लिए प्रोत्साहन हो। तो आप देखिए इसी प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ है। तो देखिए अतीत खंड क्या कहा उसने? प्राचीन उन्नति, अतीत खंड, अर्वाचीन वर्तमान खंड और भविष्य खंड किसकी कृति में है? कौन सी कृति में है? तो वो भारत भारती में है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं अपने उसमें लिखा है भूमिका में कि भारत भारती जब लिखना प्रारंभ किए थे तो उसी में उन्होंने लिखा, ये लाइन भूमिका में लिखी हुई है, भारत भारती की है।
ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत भारती। अब देखिए चंद्रगुप्त तो आप जानते हैं किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। आषाढ़ के एक दिन है मोहन राकेश का नाटक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यह सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में आता रहता है। ठीक, तो यह कथन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्होंने कबीर पर एक बहुत ही अच्छी कबीर नाम की पुस्तक भी लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? बूंद और समुद्र के रचनाकार कौन है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वरलाल सक्सेना। इनमें से देखिए बूंद और समुद्र किसका है? बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी है? अमृतलाल नागर की। इनकी और भी बहुत सारी रचना, अमृत और विष बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी। और देखिए धर्मवीर भारती की जो रचना है, धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है? बताए कोई? धर्मवीर भारती की रचना का नाम है कौन से? सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा भी इनकी रचना है। ठीक, ये धर्मवीर भारती सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बकरी, बकरी आप सुने हो, नाटक है उनका। ठीक, जो कि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है हमको। देखिए सबसे पहले हमें यह तो उनकी डेट ऑफ बर्थ याद हो, लेकिन यदि हमको डेट नहीं याद है, सन नहीं याद है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो एक और अच्छा होता है कि कम से कम हमको उनका काल याद हो, किस काल में थे ये भी हो सकता है। तो देखिए हम इनको काल वाइज या एक ही काल के कई कवि हैं, तो उनको भी हमको याद तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। या पढ़ते समय रामचंद्र शुक्ल जी की आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें भी जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद इस तरह से भी दिया हुआ है। या आप दृष्टि बुक आती है उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा? इसमें चंद्रबरदाई, देवसेन, खुसरो, रैदास, जायसी, ये 5 ऑप्शन है। इसमें से देखिए जो देवसेन है, कौन? देवसेन, ये नंबर 1 में है। सबसे पहले देवसेन श्रावकाचार्य भी ने कहा जाता था। फिर दूसरे नंबर में चंद्रबरदाई, फिर खुसरो, ये सब आदिकाल के हैं। फिर रैदास, जायसी। तो देखिए जायसी हैं कि रैदास हैं, इसमें आपको डाउट हो सकता है, लेकिन क्या डाउट होना है? देखिए बड़ा ही, देखिए ऑप्शन देखिए किसमें है? बी, तो बी 2 में है। अब आगे देखिए ए किसमें है? तो ए है 3 नंबर में। ठीक, तो इसके बाद देखिए ए बी मतलब देवसेन, फिर ए चंद्रबरदाई, फिर सी खुसरो, फिर रैदास, फिर इसके बाद जायसी। इस प्रकार से हमारा जो आंसर बना कौन सा हुआ? ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन 3। अब आगे देखिए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है? यह कृति है, देखिए पहला ऑप्शन लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, सुरेंद्र वर्मा। यह रचना आप बताइए किसकी है? तो यह रचना है सुरेंद्र वर्मा जी की। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अमंगल निवृत्ति किसका अंग माना जाता है? देखिए अमंगल निवृत्ति, अमंगल मतलब दोष, जिससे अब कुछ आने वाला है उसके लिए कुछ लिख दिया गया कि हमारा दोष मिट जाए, उसके लिए मतलब काव्य प्रयोजन हमारा एक उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो काव्य भेद होगा नहीं, काव्य हेतु होगा नहीं, काव्य लक्षण होगा नहीं, काव्य प्रयोजन इसका आंसर है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? काव्य प्रयोजन। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास यशपाल द्वारा लिखे गए हैं? यशपाल किस समय के हैं, मतलब किस काल के रचना काल है? तो प्रगतिवाद के हैं ये यशपाल जी। तो इनका देखिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, दादे दी पार्टी। साधारण से उनके मतलब उपन्यास याद करने के लिए दादे दी पार्टी,
दा से हो गया दादे, दादा कामरेड, दे से देशद्रोही, दादे दी से हो गया दिव्या, और पार्टी से हो गया क्या, पार्टी कॉमरेड। तो इसमें देखिए 3 तो हमको बताना है, तो 3 तो मिल ही गए, देशद्रोही, झूठा सच और दिव्या। ए बी और ई किसमें है, ए बी और ई, ये है ऑप्शन नंबर ए बी और ई, ये दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, आगे क्या है, 61 नंबर प्रश्न देखिए, यह रेडियो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो नाटक के संदर्भ में सही है, सही नहीं है, ये जरूर देखा करिए, इस तरह में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं हमसे। कौन सा कथन सही नहीं है, अब देखिए ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा रेडियो नाटक असंख्य एवं अदृश्य श्रोताओं को सुनाने के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल बात सही है। अदृश्य मतलब जिसको मतलब देख नहीं सकते लोग, असंख्य मतलब रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला कह रहा है परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभावों द्वारा संभव होती है, बिल्कुल सही बात है, ध्वनि के माध्यम से ही भेजा जाता है। तीसरे नंबर में कह रहा पात्रों को अभिनेता अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है। टीवी की तरह हम उसको देख थोड़ी ना पा सकते हैं, इसलिए जो उसमें बोलते हैं उन्हीं के माध्यम से समझ पाते हैं कि अरे ये तो ये पात्र बोल रहा है, फिर ये पात्र बोल रहा है, हर बार वो नाम थोड़ी ना बोलने लगेंगे। इस प्रकार से उनकी ध्वनि के द्वारा ही उन पात्रों को पहचानते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। अगला कह रहा है पात्रों की संख्या अधिक होती है। अरे भाई साहब, आप ये बताइए पात्रों की संख्या कैसे अधिक हो सकती है? यदि बहुत सारे पात्र हो जाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा पात्र कब बोल गया, उसमें सीमित पात्र होते हैं, इसलिए हमारा ये वाला गलत हो गया। 1 2 3 सही है और ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्राकृत पैंगलम, तो इसके जो रचयिता हैं, देखिए इसके रचयिता लक्ष्मीधर हैं। कौन है? लक्ष्मीधर। और इसके जो टीकाकार हैं, इसके जो टीकाकार हैं वो हैं वंशीधर। कौन? वंशीधर, कभी भी पूछ सकता है वंशीधर। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि पूछ सकता है, ऑप्शन में दे दे कि बताइए प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है, तो वंशीधर हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला 63 नंबर, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में, किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। ठीक, तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला देखिए, अगले में क्या कह रहा है, मिलान करना है। देखिए ये आया है उनके, किसने किस काल को क्या नाम दिया है। रीतिकाल में, रीतिकाल को कौन से आलोचक या इतिहास के जो लिखने वाले थे उन्होंने क्या नाम दिया है। तो देखिए रीतिकाल, ये तो आप लोगों को सरल ही लगा होगा रीतिकाल किसने। देखिए रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल किसने नाम दिया था भाई? तो अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने। ठीक, श्रृंगाल काल किसने नाम दिया था? तो श्रृंगाल काल नाम दिया था श्रृंगाल काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, अब आप देखिए एकाचार, एकाचार किसमें है? एकाचार, एकाचार एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया। कभी कभी देखिए एक ही ऑप्शन अगर जो हमको पता हो ना तो हम पूरा प्रश्न उसको हल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न, नील कमल पद में कौन सा समास है? देखिए जो सिलेबस में है संधि समास, वाक्य और काल, ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है नील कमल पद में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है आप बताइए। नील कमल,
देखिए नीला है जो कमल, अर्थात इसमें विशेषण आ गया, विशेष नीला। ठीक है, तो इसका जो है जिसमें विशेषण आ जाए तो वो कौन सा होता है, कर्मधारय समास। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न, ये निबंध के बारे में है। निबंध संबंधी निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त कथन बताना है आपको। देखिए पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को विद्यानिवास मिश्र ने प्रशस्त किया। प्रशस्त किया, बिल्कुल सही है, क्या किया, प्रशस्त किया। ठीक है, प्रशस्त किया। इसके बाद कह रहे हैं कुबेरनाथ राय के निबंधों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए हैं। कुबेरनाथ राय के ये निबंध बताए गए हैं, कौन कौन से, प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए हैं, ये हैं। तो ए तो सही है हमारा, और बी भी सही है। सी में देखिए क्या कह रहा है, सी में कह रहा है प्रभाकर माचवे के निबंध आलोचना और ललित निबंध के संधि बिंदु पर रचे गए हैं। प्रभाकर माचवे के निबंध आलोचना और ललित निबंध के संधि बिंदु पर रचे गए हैं। ये भी ये कि तो प्रभाकर माचवे के तो नहीं है, खैर देखिए प्रभाकर माचवे के ललित निबंध नहीं है। ठीक, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अगला कौन सा है, डी नंबर देखिए, डी नंबर में कह रहा है गंभीरता और लालित्य के समन्वित रूप को ललित निबंध कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है ललित निबंध के अन्य प्रयोगकर्ता अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ललित निबंधकार नहीं है, ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र थे। ठीक, तो हमारा ए बी और डी किस में है, ए बी और डी दूसरे में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि विस्तार से बताना पड़ता है। आगे देखिए 67 नंबर, महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ का प्रकाशन वर्ष। देखिए ये पिछले वर्ष भी ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें पिछली बार पूछा गया था कि ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की थी। इस बार पूछ लिया गया सन। इस तरह से देखिए कोई भी यदि आता है तो उसको अच्छे से देखिए, कोई भी प्रश्न है उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी अच्छे से देखिए। ठीक है, तो देखिए ये श्रृंखला की कड़ियाँ, कड़ियाँ प्रकाशन वर्ष कब है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1942। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 68 नंबर, किस विद्वान ने मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन माना। प्रयोजन मतलब उद्देश्य माना, कि मतलब काव्य रचेंगे तो मंदबुद्धि राजकुमारों को हम शिक्षित करेंगे काव्य को रच करके, ऐसा किसने माना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी गहराई से भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी गहराई से पूछा गया है। तो ये जो कहा था तो ये कुंतक ने, किसने माना है, कुंतक ने माना है। ठीक, कौन माना है, कुंतक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न मिलाने वाला है। देखिए अगर यदि हम ऐसे देखें तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि राजभाषा राष्ट्रभाषा हमको पढ़ना है, लेकिन ये राजभाषा से संबंधित प्रश्न आ गया है। ठीक है, ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हमको मिलाना है कि किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है हमारी राजभाषा से संबंधित। देखिए आप एक और चीज़ समझ सकते हैं कि किस भाग में है और किस अनुसूची में है राजभाषा। देखिए जो हमारे संविधान के अनुसूची 8 में, किस में, अनुसूची 8 में राजभाषा संबंधी भी है, और भाग देखिए भाग 5 में भी है, 6 में भी है, और भाग किसमें 17 में। ठीक है, 17 में भी है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, प्रश्न मिलाते हैं। तो अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है, जो कि भाग 5 में है। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक, संसद में प्रयुक्त भाषा, ठीक, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 210 में विधान मंडलों में प्रयुक्त भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 के 1 में संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह बताया गया है।
अनुच्छेद 345 में विभिन्न राज्यों की राजभाषा बताई गई है। ठीक, तो अब देखिए मिला लीजिए, ए का 3 तो भाई 2 में है। अब देखिए बी का 1 भी दोनों में है। ये देखिए किस कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन। अब बताइए, जब 2 नहीं मिलना, मान लीजिए तीसरा किसी को नहीं आ रहा तो कैसे हल कर पाएगा। तो इस वजह से देखिए हमें अच्छे से क्वेश्चनों को तैयार करना चाहिए। सी नंबर में है क्या, 343 का संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। तो सी का है 2, तो हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारे ऑप्शन 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये हमको बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, पढ़िए आप। तब यह काम जरूर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है शायद तब यह काम अवश्य हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है चौथे नंबर में तब यह काम शायद जरूर हो जाएगा। जब तब लगा हुआ है तो शायद लगाने की क्या आवश्यकता है, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए इसका जो आप आंसर है पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तब यह काम जरूर हो जाएगा, यही शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए 71 नंबर, शब्द शक्ति के अंतर्गत गौण शब्द का क्या तात्पर्य है। शब्द शक्ति के अंतर्गत गौण शब्द का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो इसका जो है, यदि हमें किसी भी चीज़ को लक्ष्य करके बताना है तो गौण शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 72 नंबर, काव्य में आशार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। यह कथन किसका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले में है वाग्भट। कौन है पहले में, वाग्भट। ठीक है, पहले में वाग्भट, दूसरे में कविराज जगन्नाथ, फिर रुद्रट और हेमचंद्र। इनमें से बताना है कौन ये शब्द कह रहा है। किसका कथन है कि काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। तो यह रुद्रट ने कहा है। किसने कहा है, रुद्रट ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर कथन है, विद्यापति ने लोक भाषा को अवहट्ट से ज़्यादा मधुर बताया है। बिल्कुल सही बात है, लोक भाषा को उन्होंने अवहट्ट से भी ज़्यादा मधुर बताया है। पहला तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत की अंतिम अवस्था को ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। लौकिक संस्कृत की अंतिम अवस्था तो भाई साहब पाली थी ना, हिंदी थोड़ी ना थी, पाली हुई। देखिए हम चैप्टर से इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, कैसे हुआ। देखिए लौकिक संस्कृत पहले क्या है कि भारतीय आर्य भाषाएँ क्या थी, आर्य भाषाएँ, आर्य भाषा आप ऐसे समझ सकते हैं। आर्य भाषा के बाद इसके 2 हुए, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय और अभारतीय। भारतीय में हो गए 2, संस्कृत। भारतीय में आप समझिए कि संस्कृत बहुत और भी हैं, लेकिन संस्कृत को समझिए। संस्कृत और संस्कृत में भी 2 हो गई, संस्कृत में भी संस्कृत और संस्कृत में भी 2 हो गए। इसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और जो लौकिक संस्कृत है, देखिए पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर वैदिक संस्कृत से वो सरल होकर के क्या बनी, वैदिक संस्कृत से सरल होकर के आगे बनी लौकिक संस्कृत। लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृत संस्कृत से भी पहले थी, जैसे नमी साधु हैं, वो मानते हैं कि जो प्राकृत थी, नमी साधु जो हैं वो मानते हैं कि प्राकृत से पहले थी, प्राकृत संस्कृत से भी पहले थी। लेकिन हेमचंद्र मानते हैं कि प्राकृत बाद, मतलब प्राकृत का जो हुआ वो बाद में आई, पाली के बाद। ठीक है, अब आगे, और उसके बाद पाली के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और लोक भाषा, यह हिंदी। ठीक है, पुरानी हिंदी। तो इसमें ये वाला बिल्कुल गलत है।
पहला सही है, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको लगता होगा कि काफ़ी कुछ टाइम हमारा जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है समझना। अगला प्रश्न देखिए, 74 नंबर प्रश्न, मिलान करना है। देखिए काल से संबंधित पूछा है। देखिए पूछने का जो स्टाइल है कैसा है, एक ही प्रश्न में वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रकार दिए हुए हैं किस और उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसको हमको मिलाना है। देखिए संकेतार्थक वाक्य क्या होता है, जो संकेतार्थक वाक्य में क्या होता है कि हमको संकेत किसी कार्य को करने का संकेत मिलता है। ठीक, निषेध मतलब नहीं आ जाए, आज्ञार्थक मतलब आज्ञा दी जाए, विधान मतलब कोई भी काम हो चुका हो, विधानार्थक विधान हो गया हो। ठीक है, तो देखिए अब मिलाते, संकेतार्थक वाक्य कौन सा होगा, संकेतार्थक वाक्य। ठीक, तो यदि तुम खाओ, पहले देखिए संकेतार्थक वाक्य, हमने खाना नहीं खाया तो निषेधात्मक है, हमने खाना नहीं खाया ये निषेधात्मक है। ठीक है, कौन सा है, निषेधात्मक। संकेतार्थक, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये संकेतार्थक हो गया। अगला कह रहा आज्ञार्थक वाक्य क्या है, तुम खाना खाओ, ये आज्ञार्थक है। और विधानार्थक वाक्य, हम खाना खा चुके हैं। देखिए ए का है कौन सा, ए का 2, ए का 2 किस में है, ए का 2 तो भाई 2 में है। तो बी निषेधात्मक, बी का 1 है, बी का 1, बी का 1, नंबर 3 वाला हमारा आंसर सही है। ठीक, नंबर 3 वाला आंसर ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस कवि से प्रभावित होकर के की थी। जैसा कि अभी ही प्रश्न में ऊपर दिया हुआ था कि गीतावली की भाषा क्या है, तो उन्होंने मतलब कथन में ही दिया था कि ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में कौन लिख रहे थे उस समय, सूरदास लिख रहे थे। तो सूरदास जी से प्रभावित होकर के ही उन्होंने कवितावली की रचना की थी। ठीक, आज हम देखिए 75 क्वेश्चन देख चुके हैं, अगले 25 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपने हमारे इन प्रश्नों को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।